हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 के ज्योग्राफी सेगमेंट में आप लोग का फिर से स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने भारत के स्वरूप में हिमालय को देखा था, जिसमें हम लोगों ने हिमालय से संबंधित जितनी फैक्ट हैं उनको देखा, जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट में देखा क्या, हिमालय पर्वत श्रृंखला। आज हम लोग मैदान को स्टार्ट करते हैं और मैदान में जितने सारे फैक्ट होंगे उनको देखते हुए चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। कहता है उत्तरी भारत का मैदान, क्या उत्तरी भारत का मैदान कैसे बना है? तो इसका निर्माण हुआ है सिंधु गंगा तथा ब्रह्मपुत्र ये तीनों की सहायक नदियाँ तथा ये तीनों मेन नदियों के द्वारा ही उत्तर भारत के मैदान का निर्माण हुआ है। और ये क्या है, तो उत्तरी भारत का मैदान की तो कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम लोग जान लेते हैं। जैसे ये कैसा मृदा है, तो ये जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। कैसा मृदा? जलोढ़ मृदा। कहने का मतलब कि ये जलोढ़ मृदा कैसे, तो हिमालय से जितनी सारी नदियाँ निकली वो अपने साथ निक्षेप लेकर दक्षिण की तरफ बढ़ी, जिसके कारण इनका निर्माण हुआ है। यानी कि निक्षेपों के डिपोजिशन से उत्तर भारत का निर्माण हुआ है। अगर इसका क्षेत्रफल हम लोग देखें तो क्षेत्रफल कितना है, 7 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना? 7 लाख किलोमीटर स्क्वायर। अगर बात करें लंबाई, तो इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है। कितना है? 2400 किलोमीटर। ठीक है, लंबाई 2400 किलोमीटर। और चौड़ाई कितनी है, तो फिर से देख लेते हैं। लंबाई 2400 किलोमीटर, चौड़ाई कितना है, तो इसका चौड़ाई है 240 से कितना, तो 240 से 320 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। समझ गए? और ये क्या है, जैसे कि उत्तर भारत में जब नदियाँ बहती है तो वितरिकाओं का निर्माण होता है। अब वितरिकाएँ क्या होती है, तो क्या है, वितरिकाएँ क्या होती है, तो ये नदी के मतलब कि नदी जैसे कि है मैदान में प्रवेश करने के बाद 4-5 भागों में बंट जाती है। जैसे कि इसकी सरिता, नदी की धारा जो है ना, नदी की धारा को वितरिका कहा जाता है। वितरिका कहा जाता है। फिर एक ही इस चैप्टर में एक और शब्द है, टर्मिनोलॉजी है, दोआब। क्या है? दोआब। अब दोआब मतलब क्या होता है, दो और आब मतलब पानी। तो मतलब कि दो नदियों का पानी जो है, जैसे कि क्या, जैसे दो नदी ऐसे बह रही है, ये दो नदी फ्लो हो रही है, तो इस बीच में जो जगह होंगे उसको दोआब बोलेंगे। क्या बोलेंगे? दोआब। अब ये दोआब होगा, ये काफ़ी, इसके गुण क्या होगा, इसमें काफ़ी फर्टिलिटी होगी, या ये इसमें यह जो मिट्टी होगी ना, कैसी होगी, तो उपजाऊ मिट्टी होगी। उपजाऊ मिट्टी होगी। कैसी मिट्टी होगी, तो उपजाऊ मिट्टी होगी। फिर चले हम लोग, अब देखते हैं उत्तर भारत के मैदान को वर्गीकृत करते हैं या इनको उप विभागों में बांटते हैं। तो उत्तर भारत के मैदान के 3 उप विभागों में बांटकर हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। सिंधु तथा फर्स्ट क्या, उपवर्गों में जब उपवर्गों में डिवाइड करेंगे, जब हम उपवर्गों में इसका डिवाइड करेंगे तो पहला उपवर्ग क्या होगा, तो इसका पहला उपवर्ग होगा सिंधु का मैदान, या इसे हम लोग पंजाब का मैदान भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पंजाब का मैदान भी कहते हैं। समझे?
पंजाब का मैदान, पंजाब का मैदान, ये जो इसका निर्माण हुआ है तो वो कैसे हुआ? सिंधु तथा उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदी से। सहायक नदी कौन सी है इसकी? इसकी सहायक नदी है झेलम। सिंधु की सहायक नदी कौन है? तो सिंधु की सहायक नदी क्या है? तो झेलम, झेलम, झेलम सॉरी, झेलम, चेनाब या चिनाब, रावी, व्यास, व्यास, सतलज, ये 5 नदी, ये 5 नदी से सिंधु मैदान का निर्माण होता है। और ये इसी 5 नदी के कारण पंजाब को पंजाब कहते हैं। क्यों पंजाब को पंजाब इसलिए कहते हैं कि पंज मतलब 5 नदी और आब मतलब क्या होता है? पानी। तो 5 नदियों के पानी के किनारे बसा हुआ है या उसके बीच में बसा हुआ है पंजाब, इसीलिए पंजाब को इन्हीं नदियों के कारण पंजाब कहा जाता है। फिर हम लोग ये जो मैदान है, सिंधु का जो मैदान है, ये कहाँ है? तो भारत के सबसे पश्चिमी भाग में होगा। चलिए इसको मैप के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। मैप के माध्यम से हम लोग देखें तो ये जो मैदान है, ये जो सिंधु का मैदान है, अधिकतर इसका पार्ट जो है, अधिकतर क्या होगा? ये अधिकतर ये जो होगा पाकिस्तान में होगा, इसके कुछ पार्ट जो होगा हिंदुस्तान में होंगे, समझे? तो इस तरह से फिर हम लोग देखें तो अब ये तो विभाजित हो गया पंजाब का मैदान। उसके बाद क्या है? पंजाब के मैदान के बाद गंगा का मैदान, गंगा का मैदान, गंगा का मैदान है। अब गंगा के मैदान में कौन कौन से राज्य शामिल है? तो हरियाणा, हरियाणा, फिर क्या है? उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल, फिर क्या बोलते हैं कि झारखंड के कुछ पार्ट, झारखंड के कुछ पार्ट, इस तरह से पश्चिम बंगाल है। इस तरह से ये 5-6 राज्यों में गंगा के मैदान का विस्तार हुआ है, समझ गए? उसके बाद कौन सा मैदान है? उपवर्गों में फिर एक मैदान को बांटा गया है, तो ये ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ब्रह्मपुत्र का मैदान, ब्रह्मपुत्र का जो मैदान है इसे असम के मैदान के नाम से भी जाना जाता है। असम का मैदान है। चलिए इसको ही मैप से हम लोग देखें तो ये वाला पार्ट जो है असम का मैदान, ये वाला पार्ट आता है। ब्रह्मपुत्र तथा उसकी सहायक नदियों के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। इसकी सहायक नदी कौन कौन सी होगी? तो इसकी सहायक नदी दिबांग, दिहांग, संकोश इत्यादि जो है इसकी सहायक नदियां हैं। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। मतलब क्या कि भू आकृतियों के आधार पर मैदान को फिर से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये तो नदी के आधार पर मैदानों का निर्माण जो हुआ था अपवाद तंत्र के आधार पर, उसको हम लोगों ने देखा। फिर हम लोग क्या देखेंगे? भू आकृतिक विविधताओं के आधार पर मैदान को देखेंगे। तो भू आकृतिक विविधताओं के आधार पर मैदान को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। जैसे कि क्या? फर्स्ट क्या है? तो फर्स्ट है भावर, दूसरा क्या है? तराई, तीसरा क्या है? तो तीसरा है बांगर, बांगर या भांगड़ भी कहा जाता है इसको, भांगड़ या पुरानी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़, इन नामों से भी इनको जाना जाता है। फिर चौथा क्या है? चौथा है खादर। क्या है चौथा? खादर मिट्टी या खादर का मैदान। ये 4 तरह से बांटा गया है। अब थोड़ा सा चलिए भावर पे चर्चा करते हुए चलते हैं। तो भावर क्या है ना, ये जो भावर है, ये जो भावर है शिवालिक से
भावर जो है, भावर, ये भावर है ना, भावर नहीं, शिवालिक से लगभग, शिवालिक से क्या, तो शिवालिक से 8 से 16 किलोमीटर, 16 किलोमीटर की से चौड़ी है, 16 किलोमीटर दक्षिण की ओर ये चौड़ी है। क्या है, मतलब कहने का मतलब है ये जो शिवालिक वाला पार्ट जो हम लोग देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, तो इसे ये क्या है, 16 किलोमीटर अंदर है, 8 से 16 किलोमीटर के बीच में है, किलोमीटर चौड़ी है। अब यहाँ पे एक विशेषता क्या है, यहाँ पे जो नदी बहती, हिमालय से जो नदियाँ बहती है वो यहाँ विलुप्त हो जाती है। क्या होती है, यहाँ विलुप्त हो जाती है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ बहुत बड़े बड़े पत्थर होते हैं जिसमें ये दिखाई नहीं देते और विलुप्त हो जाते हैं। बड़े पत्थरों के कारण ये पत्थरों में जो पानी, नदी की पानी जो प्रवेश कर जाती है, तो जिसके कारण ये हमें दिखाई नहीं देती, समझे। अब दूसरा क्या है, तराई। तराई ये जो है भावर के दक्षिण में है। क्या है ये, भावर के दक्षिण में स्थित है तराई, समझ गए। और ये क्या है, तो यहाँ नदियाँ, सबसे पहले क्या इसकी विशेषता है कि यहाँ नदी दोबारा दिखने लगती है, नदी यहाँ पुनः दिखने लगती है, पुनः दिखाई देती है, पुनः दिखाई देने लगती है। और एक चीज़ और यहाँ इसकी एक विशेषता क्या है, यह जो होगा दलदली होगी। यह कैसा स्थल होगा, तो दलदली और नमयुक्त स्थल होंगे। और ये नमयुक्त स्थल होंगे, साथ में ये बहुत घने बसे हुए, यहाँ बहुत घने जंगल भी पाए जाएंगे और यहाँ मच्छर भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर हम लोग देखें बांगर या भांगड़, बांगर के नाम से जानते हैं, जिसे पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। ये तराई के दक्षिण में है। किसके दक्षिण में, तो तराई के दक्षिण में, तराई के दक्षिण में ये वाला पार्ट है। यहाँ क्या होती है कि यहाँ पर क्या है, ये बाढ़ वाला क्षेत्र से ऊपरी पार्ट होता है। ये क्या है, बाढ़ वाले क्षेत्र से ऊपरी पार्ट होता है। बाढ़ वाला क्षेत्र जो होता है उसका ऊपरी पार्ट होता है। यहाँ बाढ़ कम आती, क्या यहाँ पे जो है ना, बाढ़ आने की संभावना, बाढ़ आने की संभावना कम होती है, समझे, कम होती है। इसी तरह से फिर क्या है, और एक चीज़ यहाँ और जान लीजिए, यहाँ पे जो मिट्टी होगी कैसी मिट्टी होगी, तो चूनेदार, चूनेदार मिट्टी होगी। चूनेदार मिट्टी होंगे, मतलब कि ये जो मैदान होंगे ये चूनेदार निक्षेप वाले होंगे, और इसे क्षेत्रीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्षेत्रीय भाषा में कंकड़ कहा जाता है। अब 4th नंबर क्या है, 4th नंबर है खादर। खादर ये मिट्टी जो है, ये जो बांगर है उससे नीचे होता है। ये मैदान जो है उससे नीचे होता है। किसे, तो बांगर से नीचे होता है, मतलब बांगर से, ये बांगर के बाद ये ढलान वाले क्षेत्र है। और यहाँ बाढ़ जो आती है, बाढ़ आने की बारंबारता अधिक है, बाढ़ की बारंबारता है यहाँ, बड़ी बारंबारता है। फिर क्या हम लोग देखें, ये जो है इसका एक चीज़ और है, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होंगे। कैसे क्षेत्र होंगे, ये बहुत उपजाऊ क्षेत्र होंगे, क्योंकि यहाँ जो बार बार आएगा तो यहाँ पे क्या होगा कि नए मिट्टी का चादर है फिर से बिछ जाएगा, और खेती करने में यह सुलभ हो जाएगा और ज़्यादा खाद की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए फिर हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग फिर से प्रायद्वीप भारत को मतलब कि हम लोगों ने मैदान को देख लिया, अब प्रायद्वीप वाले सेक्टर को देखते हैं, समझे। और फिर हम इसे समझते हुए चलते हैं और जो प्रॉब्लम होंगे उनको भी देखेंगे। जैसे क्या है, प्रायद्वीपीय पठार क्या कहता है, सबसे पहले ये कहाँ होगा, तो देखिए ये वाला पार्ट है इसका। कौन वाला पार्ट है, तो देखिए इसको
ये वाला पार्ट है। कौन वाला पार्ट है? ये वाला पार्ट है जो मैदान के विशाल, जो भारत का विशाल मैदान है उसके दक्षिण में स्थित है। समझे? देखिए ये वाला जो पार्ट है उत्तरी मैदान के दक्षिण में स्थित है प्रायद्वीपीय पठार। तो हम लोग इसको जान लेते हैं पठार होता क्या है। पठार क्या होता है? तो पठार मेज की आकृति का होता है, मेज की आकृति का, मेज की आकृति होती है। फिर क्या देखेंगे, इसका निर्माण कैसे हुआ है? दक्षिण भारतीय पठार का निर्माण हुआ है तो पुराने क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों से, आग्नेय चट्टानों से। अब क्या है, आग्नेय चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। मतलब कहने का मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत जो बना हुआ है आग्नेय चट्टानों से बना हुआ। अब ये आग्नेय चट्टान क्या होता है? आग्नेय चट्टान जो है ये होता क्या है? तो देखिए चट्टान 3 प्रकार के होते हैं। एक आग्नेय चट्टान होता है फर्स्ट नंबर, दूसरा होता है अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान। समझे? कायांतरित चट्टान होता है, कायांतरित चट्टान होता है तो आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान और कायांतरित चट्टान। तो हम लोग को जानना क्या है, आग्नेय चट्टान क्या होता है? तो आग्नेय चट्टान उसको कहते हैं जिसका निर्माण ज्वालामुखी के लावा के जमने से होता है। अब ये ज्वालामुखी जब ऊपर की तरफ आता है तो कि ये क्या करता है कि अपने साथ जो ये मैग्मा है इसको बाहर निकालता है। समझे? अब ये जैसे जैसे बाहर निकलेगा तो ये क्या होगा, अपना निक्षेप तैयार करेगा और ये निक्षेप लास्टली जाकर क्या हो जाएगा, एक चट्टान का रूप ले लेगा। अब मैग्मा को, अब सोचिए मैग्मा क्या होता है? मैग्मा एक तप्त, मतलब कि एक तप्त तरलीकृत पदार्थ है जो ज्वालामुखी के अंदर से निकलता है। और जैसे ही मैग्मा धरती पर आती है, मैग्मा जैसे धरती पर आती है तो ये क्या बन जाता है, लावा बन जाता है। इसको लावा के नाम से जाना जाने लगता है। जब ये लावा का निक्षेप ज्वालामुखी के इर्द गिर्द या चारों तरफ जब होने लगेगा तो ये क्या हो, ये किस चट्टान का निर्माण करेगा? तो आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा। समझे? आग्नेय चट्टान का निर्माण करेगा। और आग्नेय चट्टान बाद में टूटकर, बहुत दिनों बाद, लाखों वर्ष बाद जब टूटकर ये टूट जाएगा तो इससे काली मिट्टी का निर्माण होगा, काली मिट्टी का निर्माण होगा। और दक्षिण भारत का प्रायद्वीपीय पठार का सबसे अच्छी विशेषता है काली मिट्टी, मतलब कि यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है। यह दक्षिण भारत की सबसे अच्छी मिट्टी की विशेषता है। और काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? तो कपास की खेती होती है। कपास के लिए ये महत्वपूर्ण मिट्टी है। और इसे स्वयं जुताई मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि इसको ज़्यादा जोतने की ज़रूरत नहीं होती है। और ये जब पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है और इसमें क्रैम्प आ जाती है। जब ये पानी को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और सूखता है तो ये इसमें क्रैम्प आ जाती है, जिसके कारण इसे जोतने की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए स्वयं जुताई की मृदा भी कहा जाता है काली मिट्टी को। फिर चलिए हम लोग फिर आगे देखते हैं प्रायद्वीपीय भारत के बारे में विशेषता। तो हम लोग फिर से स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हुए। अब क्या होता है, ये जो प्रायद्वीपीय पठार है ये किसका भाग है? तो ये गोंडवाना लैंड का भाग है। किसका भाग है? गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड क्या होता है तो थोड़ा इसको भी जान लेते हैं। ये गोंडवाना लैंड जो है ये प्राचीन भूखंड है। जब क्या था कि अर्थ के जो सारे कॉन्टिनेंट है ना पहले गोल थे, एक सर्कल में थे। फिर क्या हुआ कि इसमें भूगर्भिक प्रक्रियाओं के कारण ये जो पैंजिया है ना, पैंजिया टूटने लगा। और टूटते टूटते ये 2 भागों में पहले टूटा। ये जो है ना पहले 2 भागों में टूटा, इस तरह से 2 भागों में टूटा। और
ये दो भागों में टूटकर ये जो मैं बना रहा हूँ ये एक्चुअली पानी है, और ये पानी है, इसको क्या बोला जाता था, इसे पैंथलासा बोला जाता है। ये पैंथलासा है, और लैंड को पैंजिया और पानी वाले भाग को पैंथलासा बोला जाता है। फिर अब ये दो भागों में टूटे, तो टूटने के बाद ये 7 मेजर कॉन्टिनेंट बन गए, 7 जो है ना महत्वपूर्ण कॉन्टिनेंट बन गए। लेकिन 20 प्लेटों का निर्माण हुआ है, समझे, 20 प्लेटों का निर्माण हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है, जिस पे पूरा अर्थ मतलब कि भूखंड है ना, इसी पे यही है। 20 जो टेक्टोनिक प्लेट है उसी पे पूरा भूखंड स्थित है, और यही टेक्टोनिक प्लेट के आपस में टकराने से भूकंप की उत्पत्ति होती है। समझ गए? तो हम लोगों ने जान लिया कि ये दो पार्ट है। तो ये दक्षिण वाला जो पार्ट है इसे क्या बोला गया, फिर से मैं समझा देता हूँ। जैसे कि क्या है, ये जो दक्षिण वाला पार्ट है इसको क्या बोला गया, दक्षिण वाले पार्ट को बोला गया, दक्षिण वाले पार्ट को क्या बोला गया, गोंडवाना। ये उत्तर वाले पार्ट को क्या बोला गया, अंगारा लैंड, समझे, अंगारा लैंड। अब ये जो पार्ट है, थोड़ा सा वर्ल्ड को भी देख लेते हैं। इस पार्ट से क्या बना है, एशिया, अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और यूरोप बना है। उसी तरह से अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, और क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया। इन सब का निर्माण कैसे हुआ है, तो दक्षिण वाला जो गोंडवाना लैंड है उससे निर्माण हुआ है। तो उसी में से एक पार्ट जो ये वाला पार्ट है, ये जाकर यूरेशियन प्लेट से टकरा गया, तो भारत का निर्माण हो गया था, और साथ में हिमालय का भी निर्माण हुआ था। समझे? तो हम लोग आगे चलते हैं, फिर इसको समझते हैं। तो गोंडवाना लैंड भूमि हम लोगों ने समझा कि कैसे बना है। फिर हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। कह रहा है क्या कि प्रायद्वीपीय भारत को दो भागों में डिवाइड किया जाता है। मतलब जो प्रायद्वीपीय भारत है ये दो भाग है, इसका में डिवाइड किया जाता है। पहले भाग को क्या बोलते हैं, उच्च भूमि, उच्च मध्य भूमि। अब उच्च मध्य भूमि क्या है, तो पहले इसके बारे में जान लेते, फिर पता करते हैं ये है कहाँ। तो पहले इसको जानते हैं, ये कहाँ है, नर्मदा नदी के उत्तर में। अब नर्मदा नदी के उत्तर में है, फिर क्या है, और फैला कहाँ तक है, तो मालवा पठार तक फैला हुआ है, मालवा पठार तक फैला हुआ है। समझे? नर्मदा नदी के उत्तर में ये मालवा पठार तक फैला हुआ है। अब विंध्य श्रृंखला क्या है, तो यहाँ देखिए, चलिए थोड़ा सा यहाँ हम लोग पहले मैप पे ही देख लेते हैं। अब जैसे कि क्या है, बोला जा रहा है कि ये नर्मदा नदी के उत्तर में और मालवा पठार तक फैला हुआ है। ये जो पार्ट देख रहे हैं ये वाले पार्ट में फैला हुआ है, तो ये क्या है, मध्य उच्च भूमि है। अब कह रहा है क्या, अब विंध्य श्रृंखला जो है, देख लीजिए, ये विंध्य श्रृंखला जो है ये वाला, ये किसके दक्षिण में स्थित है, तो ये है मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में। किसके, उस भूमि को दक्षिण में, तो मध्य उच्च भूमि के दक्षिण में। मैं वहाँ उच्च मध्य भूमि बोल दिया था, इसलिए सॉरी, मध्य उच्च भूमि होगा। अब क्या है, तो इसके दक्षिण में हम लोगों ने देखा विंध्य श्रृंखला है। अब क्या है, उत्तर में इसकी जो है, क्या कहता है कि उत्तर में, सॉरी, उत्तर में जो है, उत्तर में देखिए,
उत्तर में क्या है, तो अरावली पर्वत है। क्या है, अरावली पर्वत है। यह उत्तर पश्चिम में अरावली पर्वत से घिरा हुआ है, ये जो मध्य उच्च भूमि है सो। और ये जाता कहाँ था, तो पश्चिम राजस्थान के ये वाले पार्ट में ये जाकर यहाँ तक फैला हुआ है। और यहाँ क्या है, तो बलुई मिट्टी और पथरीला भाग है राजस्थान में, वहाँ तक फैला हुआ है। फिर क्या कहता है, दक्षिण की नदी। अब जो है थोड़ा उसको भी देख ले। अब चंबल, केन, बेतवा, चंबल, केन और बेतवा, ये 3 यमुना की सहायक नदी है जो दक्षिण भारत से निकलकर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर बहती है। कौन सी नदी, चंबल, केन, बेतवा, समझ गए। अब थोड़ा सा चलते हैं और आगे। अब ये जो है मध्य उच्च भूमि क्या है, पश्चिम में चौड़ा है। ये वाला पार्ट क्या है, इसका चौड़ा है, लेकिन इस वाले पार्ट में ये थोड़ा सा संकीर्ण हो जाता है। ये वाला जो पार्ट है इसका, ये थोड़ा संकीर्ण हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये दामोदर नदी और छोटा नागपुर को ये पतला होते हुए, यहाँ पे ये चौड़ा है लेकिन यहाँ पे क्या है, ये पतला होते हुए चला जाता है। यहाँ से छोटा नागपुर पठार से एक नदी निकलती है जिसका नाम दामोदर नदी है और यहाँ तक लगभग फैला हुआ है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा जाने किसको, तो हम लोग अब दूसरे पार्ट को, प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे पार्ट को जानते हैं कि वो क्या है। तो प्रायद्वीपीय पठार के दूसरे भाग को दक्कन का पठार कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दक्कन का पठार। ये देखिए ये क्या है, दक्कन का पठार, समझे। तो इसकी कुछ विशेषताएं हैं जिसको हम लोग जानते हैं। अब क्या है, ये सबसे पहले क्या कहता है कि ये सतपुड़ा के दक्षिण में है। ये सतपुड़ा जो है, सतपुड़ा के दक्षिण में है। सतपुड़ा के दक्षिण में है कौन, दक्कन का पठार। अब कह रहा है कि इसके पूर्वी घाट में, मतलब कि पूर्वी में, पूरब की ओर इसके क्या है, तो पूरब की ओर महादेव की पहाड़ी है। फिर क्या है, मैकाल की पहाड़ी है। फिर एक और पहाड़ी है, कैमूर की पहाड़ी। ये 3 पहाड़ी है। कौन है, महादेव पहाड़ी, कैमूर की पहाड़ी और मैकाल पहाड़ी। ये 3 पहाड़ी जो है इसके पूरब में स्थित है। किसके, तो दक्कन पठार के पूरब में स्थित है। फिर क्या है, अब दक्कन का पठार जो है ना, इस तरफ क्या है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ऊंचा है थोड़ा सा, और ये वाला पार्ट जो है ये थोड़ा सा ढलान वाला पार्ट है, समझे। फिर कहता है इसका विस्तार जो है, दक्कन पठार का विस्तार ये वाले पार्ट में है जहाँ पे क्या है, मेघालय, क्या है, गारो खासी जयंतिया जो पहाड़ी है, ये प्रायद्वीपीय पठार का ही भाग है। और ये जो है ना, यहाँ पर जो है एक गैप है जिसका नाम क्या है, तो इसका नाम है मालदा गैप। मालदा गैप से छोटा नागपुर का पठार से ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो इसको किस नाम से जाना जाता है, मालदा गैप के नाम से जाना जाता है, समझे। या इसे भ्रंश भी कहा जाता है, जिसे मालदा गैप से मैंने बोला, नाम से पुकारा। अब क्या है, थोड़ा सा देखिए, मालदा गैप जो है हो गया। तो अब ये क्या है, कह रहा है कि ये जो पार्ट है ये क्या है, तो पूर्वी घाट है जो पूर्वी तटीय रेखा से चलती, पश्चिमी घाट है। ये पश्चिमी घाट है जो क्या है, पश्चिमी तट रेखा के समानांतर चलती है। और इसके पूरब में क्या है, तो यहाँ पे ये पूर्वी घाट है। कौन सी घाट है, तो ये पूर्वी घाट है जो इसकी पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है। अब क्या है, पश्चिमी जो घाट है, ये जो घाट है सतत घाट है। ये कहीं पे
टूटा फूटा नहीं है। बस इससे 2-3 दर्रे हैं जो पश्चिमी घाट में हैं। इसका नाम है पाल घाट, फिर भोर घाट, फिर क्या है, फिर है थाल घाट। समझे? ये जो 3 दर्रे हैं इसी से ये कट जाते हैं, लेकिन जो पश्चिमी घाट है वो सतत है, मतलब कि ये लगभग यहाँ तक कोई इसमें टूट फूट नहीं है। लेकिन पूर्वी घाट क्या है, पूर्वी घाट में बहुत सारी क्रैम्प देखने के लिए मिलते हैं, या ये कटा हुआ कटा फटा भाग है, जिसका कारण क्या है, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ इसका मुख्य कारण है। समझ गए? अब थोड़ा सा देखते हैं पश्चिम घाट की ऊंचाई। पश्चिम घाट कितना, 900 से 1600 मीटर तक ऊंची है। वही 900 से 1600 मीटर ऊंची है। और पूर्वी घाट की ऊंचाई कितनी है, तो पूर्वी घाट की ऊंचाई 600 मीटर है। अब इस तरह से देख लिए कितना डिफरेंस है, 900 से 1600 मीटर, और ये कहाँ 600। तो इसी कारण है कि पश्चिम से पूरब की ओर जाने पर हमें ढलान दिखाई देता है। अब पूर्वी घाट में क्या है, अब पूर्वी घाट कहने का मतलब है कि महानदी से, ये जो पार्ट है महानदी से लेकर तमिलनाडु तक के इस वाले पार्ट को किस नाम से जाना जाता है, तो इसे कहा जाता है पूर्वी घाट। ये सतत नहीं है, पता चल गया है क्यों नहीं है, तो ये इसमें जो है बंगाल की खाड़ी में जो नदियाँ गिरती है इसके कारण ये कटा फटा है। अब थोड़ा सा जान लेते हैं पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी। पश्चिमी जो घाट है, पश्चिमी घाट की सर्वोच्च चोटी सबसे पहले क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर जो है इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है। ये जो पार्ट है ना, इसकी अपेक्षा यहाँ पे ज़्यादा ऊंचाई है। समझ गए? यहाँ से इसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है, जिसके कारण दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड्डी होती है, क्योंकि यहाँ पे ये बढ़ती जाती है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनाईमुड्डी अब किस पहाड़ी में है, तो इसकी पहले से ऊंचाई जान लेते हैं, 2695 मीटर। ये अन्नामलई पहाड़ी में है। अनाईमुड्डी कहाँ, अन्नामलई पहाड़ी में स्थित है, चोटी है जो। उसके बाद क्या है, यहीं पे दूसरा चोटी है दोड्डा बेट्टा। ये नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी है। क्या है, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन है, दोड्डा बेट्टा है। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। कितनी है, तो 2633 मीटर इसकी ऊंचाई है। किसकी, तो दोड्डा बेट्टा की ऊंचाई 2633 मीटर है। समझ लिए? अब क्या है, यहीं पे अनाईमुड्डी में, नीलगिरी में एक जगह है जिसका नाम ऊटी है। इसे क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है उडग मंडलम, जो नीलगिरी पहाड़ी में एक अच्छा जगह है, और ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ये दक्षिण भारत में चाय की खेती भी यहीं होती है। कहाँ, तो ऊटी में। समझ गए? अब क्या है, यहीं पे एक कोडाई कनाल जिस शहर है, कोडाई कनाल ये शहर है। ये तो कहाँ है, तो ये पालिनी पहाड़ी में है। समझ गए? इस तरह से हम लोगों ने पश्चिमी घाट की लगभग विशेषताओं को देखा। अब क्या है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। पूर्वी घाट की चोटी सबसे ऊंची चोटी कौन है, सर्वोच्च शिखर, तो कौन है, महेंद्रगिरी। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, मैं बता देता हूँ। इसकी ऊंचाई 1500 से 1501 मीटर है। समझ गए? तो लगभग हम लोगों ने पूर्वी भारत से लेकर देखा। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं, इस जगह पे पूर्वी भारत में आंध्र प्रदेश में
सेवरॉय पहाड़ी है। कौन सी पहाड़ी है? सेवरॉय, सेवरॉय पहाड़ी है। और एक और पहाड़ी है जवाडी, जवाडी, समझे। इसी रेंज में एक ठीक है। इसी तरह से हम लोगों ने जवाडी पहाड़ी को देख लिया। हम लोगों ने लगभग प्रायद्वीपीय पठार की जितनी सारी विशेषताएं हैं उसको देख लिए। अब कुछ फैक्ट इसमें नहीं है, लगभग मैंने सॉल्व कर दिया जितने क्लास 9 के ज्योग्राफी चैप्टर में था। अगले सेगमेंट में हम लोग इसके आगे वाले चैप्टर को देखेंगे। जैसे बच गया आप क्या, तो अब बचा है क्या बोलते हैं, मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान और द्वीप समूह। तो इन सबको मैं अगले एक वीडियो में कंप्लीट करने का प्रयास करूँगा। अगर वीडियो अच्छा करे तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे भी जोश मिले और मैं भी अच्छी अच्छी वीडियो बनाकर और अच्छे अच्छे कंटेंट लाकर आप लोग को दूं, ताकि आपको पढ़ाई में आसानी हो। आज के लिए बाय।